कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश सरकार 2021-22 का बजट मंगलवार को पेश करेगी और इस बार के बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तस्वीर नजर आने की उम्मीद है। सोमवार को प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में रखा गया, जिसमें जीडीपी 3.37% की कमी का अनुमान लगाया गया। साथ ही प्रति व्यक्ति 4.71% की कमी का अनुमान है। राजस्व की बात करें तो साल 2020-21 में 8% की कमी दिखाई गई है और 31 मार्च 2020 तक प्रदेश पर 1,59,000 करोड़ कर्ज अनुमानित है। एक तरह से कहा जाए तो सर्वेक्षण को बजट की झलक कहा जा सकता है, लेकिन कोविड के बीच इस बजट में सरकार का प्रयास रहेगा रोजगार के अवसर बढ़े, किसानों को बड़ी सौगातें मिले, साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम हो। बजट अच्छा आ रहा है। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा आ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सर्वहारा वर्ग का बजट होगा कल का, आप देखेंगे। पहली बार विधानसभा के अंदर हमारे वित्त मंत्री पेपरलेस बजट रखने वाले। नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। हम उम्मीद करते हैं कि अभी सर्वहारा वर्ग का बजट सबको साथ लेके चलने का आ जाए और हमें लगता है कि ऐसा ही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद बजट पर कांग्रेस के कई सवाल भी हैं और सरकार से उम्मीदें भी। देखिए, सरकार बातें बहुत सारी करती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, बहुत तेजी से आगे ले जाना है, तमाम जुमले जो है डालने की कोशिश होती है। लेकिन अगर हम आर्थिक सर्वे को देखें तो घरेलू उत्पाद जो है वो गिरता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम पीछे हो गए। जितने भी विभाग हैं उनमें हमें घाटा हो गया। तो जब आपके पास आमदनी हो ही नहीं रही है तो फिर आप सब विभाग दिखा किस बात के ऊपर रहे हो। तो ये जो है ये बजट, मुझे लगता है कि बजट आने के पहले ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी कि ये मजबूती का बजट नहीं है, ये मजबूरी का बजट है। पर ये सरकार से हमें उम्मीद थी कि इस बजट में आदिवासियों के लिए एक अलग से प्रावधान करें, और चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे और किसी बेरोजगारी के मामले में। पर ये सरकार ने बिल्कुल दिशाहीन बातें की जा रही है। तो निश्चित ही ये दिशाहीन बजट है और निराशाजनक बजट है। प्रदेश का बजट कैसा होगा इस पर हर किसी की नजर है, लेकिन कोविड के कारण सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं और सामने निकाय से लेकर आगामी चुनाव की परीक्षा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डिजिटल बही खाता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कैसा होगा शिवराज सरकार का बजट? प्रदेशवासियों को कितनी राहत देगी शिवराज सरकार? प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में क्या रहेगा खास? बजट से पहले विपक्ष द्वारा उसे निराशाजनक बताने के क्या मायने? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र संचालित हो रहा है और मध्य प्रदेश का बही खाता मध्य प्रदेश के पटल पर होगा। जिस प्रकार से बजट के बारे में जो संकेत दिए गए हैं, जो राजस्व की कमी का हवाला दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, कोरोना के कारण देश क्या, प्रदेश क्या, विश्व क्या, समूचा जगत प्रभावित हुआ है। खूबी वो है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सलीके से संचालित हो जाएं, आम आदमी पर किसी प्रकार का और अतिरिक्त बोझ ना आए। और जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें जो मध्यम वर्ग है, खासकर जो एक बहुत बड़ा वर्ग योजनाओं से प्रभावित होता है, उस वर्ग के लिए भी कुछ राहत हो। संघीय ढांचे में तमाम सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं
आर्थिक नीतियां राज्य सरकारों का विषय होती हैं तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार सर्वहारा वर्ग की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को पूरा करेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिव्यराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं, विपिन वानखेड़े जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, बजट अभी पटल पर आया नहीं है, विस्तृत मसौदा आपके पास नहीं है, निराशाजनक पूत के लक्षण पालने में देख रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है इसे निराशाजनक क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है कि आत्मनिर्भर बजट है। बजट पेपरलेस होने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बजट पेपरलेस नहीं, ये बजट पॉकेटलेस होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी की कितनी योग्यताएं हैं और कितनी काबिलियत है ये सबको मालूम है। पहले भी कई मर्तबा शिवराज सिंह जी ने इन्वेस्टर समिट कराई, लगभग 3000 से ज्यादा MOU उन्होंने साइन करे, ट्रिलियन करोड़ में मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की बातें हुई, लेकिन अगर हम बात करें जमीन पर तो जमीन पर कुछ भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी हैं जिन्होंने एक ही इन्वेस्टर समिट करी, लेकिन उसमें बिना कोई MOU के सभी उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि हम 3 दिन में आपकी सारी व्यवस्थाएं, कागजी कार्रवाई, परमिशन पूरी करेंगे, आप लोग मध्य प्रदेश में उद्योग लाइए। सिर्फ हमारी एक शर्त होगी कि 3 साल के अंदर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा, जिससे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों बातें हैं। अगर हम बात करें पिछली सरकार में कमलनाथ जी ने कृषि का बजट दिया, कर्जा माफी की बात हुई, कर्जा माफी जमीन पर उतरी, लाखों किसानों का कर्जा माफ हुआ। यही दूसरी ओर आज शिवराज सिंह जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बजट की, तो ये बात स्पष्ट है कि ये बजट निराशाजनक होने वाला है और प्रदेश की जनता को इसका भारी भरकम नुकसान होने वाला है। एक तरफ तो शिवराज सिंह जी पहले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे थे, वहीं आज दूसरी ओर सड़क पर कोरोना वॉरियर्स पिटते हुए दिख रहे हैं। ये बात साफ साफ बताती है कि हमारे प्रदेश के अतिथि विद्वान, हमारे प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स अगर सड़क पर पिट रहे हैं तो पिटने का क्या कारण है? बजट की कमी है, लाखों करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश पर कर्जा है और कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। समझ लेता हूँ विपिन जी। दिव्यराज सिंह जी हैं। दिव्यराज जी, विपिन जी कह रहे हैं कि ठीक है आपने पेपरलेस कर दिया, लेकिन ये पॉकेटलेस भी है। ये बजट लोगों की पॉकेट पर काफी भारी पड़ने वाला है और लोगों की आय कम है और चूंकि खर्चे ज्यादा हैं और आय कम होगी तो निश्चित रूप से एक आर्थिक असमानता का शिकार होगा समाज। क्या कहेंगे? देखिए, मैं विपिन जी को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने डे 1 से ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा खजाना खाली छोड़ के गए शिवराज सिंह चौहान और हमारे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने निरंतर जितनी भी मेरे ख्याल से जन कल्याणकारी योजना जो चलती थी, चाहे वो संबल योजना हो जिसमें 4 लाख रुपए मृत्यु पे दिया जाता था, 4 लाख या 2 लाख रुपए, 5,000 रुपए अंत्येष्टि में दिया जाता था, ये सब पूरी तरीके से बंद होने शुरू हो गया। कई सारी योजना उन्होंने बंद कर दी। आपका जो हम अगर कहें जो उन्होंने सबसे बड़ा जो वादा किया था, अभी तो विपिन जी ने जरूर कहा कि किसानों का उनका ऋण माफ हुआ, लेकिन वास्तविकता में शायद वो कहीं जमीन पे तो दिखाई नहीं दिया। और अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम कर दिया तो बीच में जो बाय इलेक्शन हुए तो उनके रिजल्ट इनके पक्ष में क्यों नहीं गए? तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इनकी जो सोच है और इन्होंने जो वादे किए थे उस पर पहली बात तो ये लोग नहीं खरे उतरे, और दूसरी बात, जब से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है तो उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं कहा है कि हमारा खजाना खाली है। हमारे ऊपर संकट जरूर है, लेकिन हम जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी जनता है, उनके कोई भी चीजों में हम कमी नहीं लाएंगे। वो चाहे हमको ऋण लेना पड़े, लेकिन हम उनको किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होने देंगे। वो जैसे ही आए तो किसानों का जो हमारा धान की खरीदी थी वो पूरी धान की खरीदी हुई, पूरा टाइम पे उनको पेमेंट मिला, संबल योजना को दोबारा रिवाइव किया गया, हमारे जो किसानों को जो 4,000 रुपए की राशि देना शुरू कर दिया, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि थी, जो कृषि सम्मान निधि थी, वो 6,000 को बढ़ा करके 4,000 और बढ़ा दिया उसमें। तो ऐसी कई सारी चीजें शिवराज सिंह चौहान जी ने दोबारा स्टार्ट करी और उसको वापस और आगे बढ़ाया। तो
तो मैं ये कहना गलत मानूंगा कि बजट में कोई कमी ऐसी आएगी। और जो भी विकास के कारण जो रुक गए थे उनको, क्योंकि कोविड हो गया था, एक साल जरूर थोड़ा सा समस्या आई, लेकिन अब वापस ये बजट आकर के जो हमारी गाड़ी जो एक तरीके से धीमी पड़ गई थी उसको वापस तेजी गति से हम लोग चालू करेंगे। जी सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। बड़ा तथ्यात्मक बात की दिव्यराज सिंह जी ने कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं थी जो कई बार ऐसा था कि परिवार का एकदम कमाऊ सदस्य किसी हादसे का शिकार हो जाए तो परिवार के सामने एक संकट खड़ा हो जाता था रोजी रोटी का। उस समय कोई समाज के तौर पर, एक नैतिकता के तौर पर ठीक है, हालचाल पूछने तो समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन वस्तुतः उसको संबल कौन देगा ये बड़ा सवाल हो जाता था। तो संबल योजना और तमाम योजनाओं का ब्यौरा दिया। और शिवराज जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि खजाना खाली है, आर्थिक समस्या है। उन्होंने ये कहा कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, करेंगे। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा कि इस बजट की जो संकेत आ रहे हैं, इस बजट को लेकर जिस प्रकार की आज सदन में चर्चा हुई, आपको क्या लगता है कैसा रहने वाला है बजट? देखिए, जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है तो उसके दिमाग में ये प्लान रहती है कि मेरे पास जितनी भी प्राप्तियां हैं या जितना भी धन मेरे पास आने वाला है, केंद्र सरकार से मिले, टैक्स का हिस्सा मिले, अनुदान के रूप में मिले, या राज्य करों के माध्यम से जो मुझे प्राप्त होगा, उसका समुचित सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अलग अलग इस तरह की भाषा तो रहती ही है, क्योंकि जब आया ही नहीं बजट, उससे पहले ही यदि निराशाजनक बजट है ऐसा कहकर के कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं तो ये समझ में आ जाता है कि उनका मकसद क्या है और वास्तविकता क्या है। तो एक तो ये स्पष्ट बात है। जहां तक राजनीतिक प्रश्नों का मामला है तो राजनीतिक दल उसके उत्तर देंगे, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने बजट पेश किया तो कहने लगे कि हमारा बजट जो है वो 2,25,000 करोड़ का, यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, यानी कि इसमें राजस्व प्राप्तियां भी बड़ी संख्या में होने वाली हैं और ये होने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा बजट मध्य प्रदेश का जो 2 से ऊपर नहीं गया था, वो 2.25 तक वो लेके गए थे, उन्होंने अनुमान ऐसा रखा था। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है, कोई भी अर्थशास्त्री अनुमान लगाएगा कि राजस्व प्राप्तियां भी इतनी बड़ी होंगी। और उसका प्रमाण जो है वो जो ये आया है अपना सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अंदर पूरे देश भर में जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो सभी राज्यों की लगभग गिरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3.4 EIC समथिंग जो है आपके जो पैकेज में बताई गई है। तो इससे ये साफ होता है कि बजट बनाने वाले के सामने स्कीम दिए जाने जैसी व्यवस्था है। फिर आप देखिए कि कमलनाथ जी ने, जैसा विपिन जी कह रहे थे कि कर्ज माफी की है, तो अब ये कर्ज माफी 16,000 करोड़ रुपए की है। ये पैसा कहां गया होगा? निश्चित रूप से ये लिक्विडिटी जो है वो बाजार में आई होगी 16,000 करोड़ रुपए का। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के पास 16,000 करोड़ रुपया का क्रय शक्ति जो है वो कमलनाथ जी के माध्यम से बढ़ गई है। इसलिए ये क्रय शक्ति का सीधा सीधा असर पड़ेगा आने वाले बजट पर, क्योंकि बाजार में ये पैसा होगा। यदि कर्ज माफी हुई होगी तो ये पैसा है, और कर्ज माफी नहीं होगी तो ये पैसा नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो बजट की कल्पना विपिन जी के माध्यम से हो सकती है, और यदि पैसा होगा तो दिव्यराज जी के ने जो सोचा है वैसी उसकी कल्पना होगी। इसके अलावा आप एक चीज और देखने की है। देखिए, मोटे तौर पर यह आरोप लगता है किसी भी राज्य की सरकार में, चाहे वो कमलनाथ जी के समय की सरकार हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी के समय की सरकार हो, कर्जा लेकर के अपने आप खर्चे को मीट आउट करने की व्यवस्था रहती है। कर्जा जितना ज्यादा दिखाया जा रहा है, जैसे मान लो 1,65,000 करोड़ रुपए का कर्जा बताने की बात सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन 1,65,000 तब है जब आपका 2.25 लाख करोड़ रुपया का बजट का जो है आपका स्ट्रक्चर है। जब दिग्विजय सिंह के जमाने में 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा होता था तो बजट का जो था वो 35 जो है लाख करोड़ का मामला होता था। तो यानी कि कम बजट का स्ट्रक्चर और कम कर्जा, ज्यादा बजट का स्ट्रक्चर, ज्यादा कर्जा। तो इसलिए संतुलन यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो असंतुलन जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट बनाने के लिए एक मापदंड तय किया हुआ है, उस मापदंड से ऊपर निकलने नहीं देते। अब कोरोना काल में थोड़ा बहुत उसमें जो वित्तीय घाटा है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस दे देते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा तो चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हमें निराशा देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं का देश है, यहाँ के व्यापार में, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ही बता रहा है कि अगले टर्न पर फिर आऊंगा सर, ग्रोथ की संभावना। जी, मैं लगातार चर्चा में बना रहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। वक्त एक व्यवसायिक अंतराल का है, तो एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत से चर्चा में हाजिर होंगे।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद IND एजेंडा डिजिटल बही खाता में फिर से आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। विपिन जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, आजकल राजनीति में रेफरेंसेस की बहुत कमी हो गई है और खासकर एग्जाम्पल तो अब गायब ही हैं। आप बता सकते हैं कि कांग्रेस शासित किसी राज्य में, देखिए ये होता है, बजट की संकल्पना ये होती है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये होता है जनहित ऐसी बजट, सिर्फ निराशाजनक कहे भर देना या चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो विरोध करने के लिए ही सिर्फ विरोध करना है, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, मैं किसी अन्य प्रदेश की नहीं बल्कि मैं तो मध्य प्रदेश की ही बात करूंगा। जी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर थी 6.4%। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ जी बेरोजगारी दर को वापस से नीचे लाकर 4.6% पर लेकर आए। और फिर जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी, आज फिर से बेरोजगारी दर 7.2% है, यानी कि 7.2%। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, दोनों सरकार की कार्यशैली में कितना फर्क है। निश्चित तौर पर 15 महीने में कमलनाथ जी ने कुछ न कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके चलते बेरोजगारी दर कम हुई। हम बात करें आज एक सवाल और उठाया था दिव्यराज जी ने कि जब आपका काम इतना मौजू है, जब इतना उत्कृष्ट कार्यशैली थी, तो नकार क्यों दिए गए जनता द्वारा? देखिए, ऐसा है, जनता ने नहीं नकारा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से सरकार गिराई है। और हमारे मित्र दिव्यराज जी की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, दिव्यराज जी भी पहले हमारे ही परिवार के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे हैं और कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं। तो ये सब तो सिर्फ, लेकिन ये तो और भी बड़ा दिव्य राज है कि देखो वो आपके बगल से बैठे हैं बिल्कुल बाजू से और मुस्कुरा रहे हैं। वो जो इतना मुस्कुरा रहे हैं और क्या है जो कोई गम नहीं है उनको जो वो छुपा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं। अच्छी बात है, मेरी तो भगवान से प्रार्थना है दिव्यराज जी हमेशा खुश रहें और दिन पे दिन सफलता हासिल करें। लेकिन जो कार्यशैली कांग्रेस सरकार की और बीजेपी की सरकार की रही है उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार में किसानों को फायदा हो रहा था, युवाओं को फायदा हो रहा था, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को, समाज के हर वर्ग को फायदा हो रहा था, सबको फायदा हो रहा था। तो फिर वोटरों को क्या नुकसान हो रहा था? वोटरों को भी फायदा हो रहा था, इसीलिए वोटर्स ने वोट दिया था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी 15 साल बाद। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को चैन नहीं पड़ा, करोड़ों रुपया बांटकर, अरबों रुपया खर्चा कर मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया, लोकतंत्र की हत्या करी, युवाओं के भविष्य को फिर से बर्बाद करने की कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू करी। और मध्य प्रदेश में कोरोना की जो बात की जा रही है, कोरोना का जो भयावह हाल मध्य प्रदेश में हमने देखा है, जो व्यवस्था चरमराई है, मध्य प्रदेश को पीछे जाना पड़ा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी ही उसके दोषी हैं। क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया, जिसका भुगतान पूरे मध्य प्रदेश की जनता को करना पड़ा है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूँ दिव्यराज जी। वो तो कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि कांग्रेस के पास जितने अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी मय होते जा रहे हैं। अगर देश में भी बात करें तो आप तो सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पार्टियां भी निकली हैं, चाहे वो टीएमसी हो या अन्य जो भी पार्टियां, वो आप ही से टूट कर निकली हैं। तो लोग आपसे टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, वहां आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? देवराज जी वहां से आए हैं तो आप कांग्रेस को भी बेहतर समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी बेहतर समझते हैं। सामान्यतः ये आता है कि कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाता। आपने न सिर्फ एडजस्ट किया है बल्कि आप तो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो क्या मूल अंतर समझते हैं कांग्रेस में और जो कह रहे हैं विपिन जी
उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं विपिन जी को भी बधाई देता हूं। मैं बहुत पहले इनसे मुलाकात किया था जी। और बहुत मेरा शॉर्ट पीरियड था कांग्रेस में, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ा कांग्रेस से जी। लेकिन वो भी अच्छा प्रोग्रेस किए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। परंतु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये तो खैर खुद भी यही समझते होंगे कि कहीं ना कहीं लीडरशिप जो कांग्रेस की जो चलती है, वो टॉप टू बॉटम जो चलती है, वो कहीं टॉप ही काफी इस समय ऐसी परिस्थिति में चल रहा है कि जो उनका लीडरशिप स्टाइल है या जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसमें काफी जनता में भी एक तरीके से हम कहें, केवल नेता नहीं, जनता भी उसमें कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए कांग्रेस टूट रही है। ये तब इनका शोध का विषय है। कांग्रेस को अपने आप में अंदर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जैसा भी मैंने भी कहा कि कांग्रेस के जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, वो भी ऐसा तो नहीं था नहीं कि उनको केवल ले आया गया, वो भी जनता में गए, वापस चुनाव लड़े, भाजपा के सिंबल से लड़े और जीत करके आए। तभी तो हम कह रहे हैं कि आज हमने अपने डंके की चोट पे वापस सरकार बनाई है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल उनको इंपोर्ट कर लिया गया, चुनाव में भी गए, लड़े और जीत के आए। तो दूसरी बात, और वो भी इन्हीं के कारण, अंतर कला के कारण वो यहाँ पर आए। कोई हमने तो जबरदस्ती लेके नहीं आए, तो अपने अंतर कला से ये आए और इनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी जनता के जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से रही है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी का पहला 3 टर्म हो और अब ये चौथा टर्म जिसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लग गया, निश्चित रूप से हम आम जनता के पास अगर जाते हैं तो उनका यही मानना है। मैं तो इनको कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा हुआ कि आपकी सरकार शायद 1.5 साल में चली गई। अगर 5 साल होती तो शायद जो 90 है वो कहीं 20-25 में बच जाते, ऐसा लग रहा था। जो अनुमान ऐसा आ रहा था कि कहीं जितने हैं वो भी साफ हो जाएंगे अगली बार। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से अभी बचे हुए हैं, जो 3 साल हैं इसमें सुधरे और अपनी सरकार बनाने की अगली बार दोबारा कोशिश करें। तो एक नसीहत दे दी है कि अगर जनता की अदालत में 5 साल का काम करके जाते तो 20-25 रह जाते सुरेश जी। और जनता निर्णय करती है, लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि है, जनता का निर्णय इनके साथ है। लेकिन बजट जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं जनता के हित उससे जुड़े रहते हैं। तो मध्य प्रदेश के इस बजट पर कांग्रेस ने पहले स्टैंड ले लिया है, निराशाजनक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए और तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस को बताना चाहिए ये गलत है, और कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं उनके बजट से एक तुलनात्मक समीक्षा करके अगर वो अपनी बात रखेगी तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नहीं, मेरे साथ आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 2 युवा प्रतिभा बैठी हैं और दोनों का लंबा भविष्य है, दोनों राजनीति में अच्छी दिशा में जा रहे हैं। विपिन जी भी काफी संघर्ष के बाद चुनाव जीते हैं और उस सीट से चुनाव जीते हैं जिस सीट पर भाजपा ही जीतती थी। कांग्रेस के तो इतिहास में केवल एक बार जो है वहां से जीते थे बस। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देने जैसी बात करना चाहिए। बस मेरा तो दोनों को पहला सुझाव तो ये है कि आप जो है इस तथ्यों में मत पड़िए, इन विवादों में मत पड़िए कि जो लाइन खींची हुई है उसी के ऊपर हमको चलना है। आप अपनी नई लाइन खींचिए। इस तरह के जो विवाद हैं या इस तरह की भाषा है कि वो तो ऐसा होगा ही, यही करते करते कांग्रेस कमजोर हुई है। यदि कांग्रेस रहती तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जम्मू कश्मीर में लोग इकट्ठे हुए हैं इनको कहीं इकट्ठे होने की स्थिति बनती। तो आप अपनी लाइन खींचने पे ध्यान दीजिए। आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं उस चक्कर में पड़ने की बजाय, ये मेरा सुझाव है बड़े के नाते, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ और मैंने तो दिव्यराज के पिताजी को भी कवर किया है। तो इसलिए मुझे इसमें संकोच नहीं। और मुझे याद है कि हम और दिव्यराज जी तो एक कार्यक्रम में भी रीवा में साथ बैठे थे। तो ऐसी स्थितियों में हमने ये देखा है कि युवा जो है उसको अपनी एक नया विजन देना चाहिए। जहां तक बजट का प्रश्न है तो बजट में निराशा जैसी कोई बात नहीं होती है। बजट केवल परिस्थितियों के आधार पर बनता है। जिस प्रकार की केंद्र से सहायता वापसी हो रही है या बजट का जो है हिस्सा मिल रहा है, यानी इसका जो है टैक्स का हिस्सा मिल रहा है, और हमारे यहाँ के संसाधनों से आने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर कोई भी सरकार बेहतर से बेहतर बजट बनाने की कोशिश करती है। केवल राजनीतिक टिप्पणियां रहती हैं। जहां तक कर्ज माफी का मामला, ये दोनों युवा साथी हैं। मैं इनके सामने फिर आपकी अनुमति हो तो एक लाइन में एक बात कह दूं कि कर्ज माफी का कमलनाथ जी का जो तरीका था वो उन्होंने एनपीए से शुरू किया। वो गलत था। कोई भी विद्वान व्यक्ति इस तरह नहीं करता। 15,000 करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए था, उसका 50% का हिसाब करके 7,500 करोड़ दे दिया।
जो केंद्र से मदद मिलनी थी 6,000 रुपये, जो दिव्यराज जी कह रहे थे 6,000 रुपया साल भर में 3 किस्तों से मिलना था, वो मध्य प्रदेश के किसानों को दी नहीं। इसलिए यदि कर्ज माफी के मामले का हिसाब लगाएं, जो कमल पटेल ने सवाल दिया है कि 11,646 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज माफी हुई इतने किसानों की, और उसमें से यदि एनपीए का 50% यानी 7,400 करोड़ घटा देते हैं, तो जो केंद्र से और मदद मिलने वाली थी वो यदि हिसाब कर लेते तो शून्य का लाभ किसान को हुआ है। कोई लाभ किसान को जो आर्थिक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये कहीं न कहीं बैठ करके हमको सोचना चाहिए। यदि 2 लाख के कर्जे की माफी की थी और उसका समीकरण 2 लाख से शुरू करके 10,000 पर लाया जाता तो मुझे लगता कि बहुत बढ़िया कमलनाथ जी ने 10,000 से कर्जा माफ करना शुरू किया। ये एक प्रोसेस का उल्टा वाला चरित्र था जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला और उपचुनाव के अंदर उनकी हार हुई। ये हमको जरूर मानना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के हिसाब से सोचना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर आ चुका है और कल मध्य प्रदेश का बजट आप सबके समक्ष होगा। लेकिन इस बजट के सर्वेक्षण के तुरंत बाद ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये आई है कि ये बजट निराशाजनक है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सर्वहारा वर्ग का बड़ा अद्भुत बजट है। कई बार बजट आए गए, साल दर साल बजट आए और गए, लेकिन आम आदमी के बजट का क्या? तो कुल मिलाकर यही आम आदमी के बजट में हुआ, धूल ही धूल या फिर धुआं ही धुआं। लाख जोड़ा घटाया, नतीजा सिफर। इस तरफ हाई है, उस तरफ है कुआं। आम आदमी तो गड्ढे में ही है। ऐसा कोई बजट आए, ऐसा कोई प्रावधान आए कि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हो, इस देश के व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो। क्योंकि जीडीपी टेक्निकली अर्थशास्त्रियों को समझ में आती होगी, समाज शास्त्रियों को समझ में नहीं आती, समाज को समझ में नहीं आती। तो मध्य प्रदेश का बजट लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा, आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा या निराशाजनक साबित होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। आइंड एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।